Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India largest online learning platform. So guys, कैसे हो आप? So all good? बताइए एक बार, मेरी वॉइस मेरे एंड से क्लियर आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन? हेलो दीपक जी, हेलो हेलो टू एवरीवन. इज आई एम ऑडिबल? एक बार फटाफट बता दीजिए, जैन हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. Hi Shubham, hello Deepak, hi Nitish, hello everyone. So guys, I think I am audible. Okay. So guys, as you all know, yesterday we are covering landforms के बारे में हमने बात की थी. कौन कौन से हमारे रिवर्स कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है, ग्लेशियर्स कैसे हमारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने कंप्लीटली थ्रूली बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है. और जो थोड़ी सी इश्यूज होगा गाइस, वो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है. आप उसमें एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और एक दो बार मेरे लेक्चर दोबारा देख लेना तो क्लियर हो जाएगा. सो गाइस, आज हम जो बात करेंगे, हम करेंगे आज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप अगर जो एनसीईआरटी है ना, एक बार उस एनसीईआरटी से चीजें कवर करना, देन जिस एंड से ना मैं कवर कर रहा हूँ आज, आप एक बार उस एंड से उस चीज को कवर करने की कोशिश करना. ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है. बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें क्लियर करूंगा आज. मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं. ये वाला टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें मैं आपको क्या चीजें बेसिकली जो आप समझते हैं उससे मैं क्या अलग करवाने की कोशिश करेंगे और क्या डिफरेंट होगा, जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हमारी जो स्टेजेस हैं, हमारे इस एटमॉस्फेयर की कैसे स्टेजेस बनी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कैसे इवॉल्व हुआ. स्टेज वन में कैसे हमारा रिड्यूसिंग स्टेज थी, उसके बाद जो वॉल्केनिक स्टेज आई उसमें क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज थी जिसमें हमारा क्या हुआ कि आपकी थर्ड स्टेज में जो लाइटर गैस थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, हाइड्रोजन हीलियम. और जो हमारी गैसेज हैं वो कैसे कंपोजिशन. देन मैं बात करूंगा, हमारी लेयर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर. और उसमें बात करूंगा कौन सी होमोस्फेयर में आती है. होमोस्फेयर में केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है गैसेस का, हेट्रोस्फेयर में केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, कि ऐसे वो लेयर्स में फॉर्म होंगी. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो लेयर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपका टेम्परेचर जिस लेयर में इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, जिस लेयर में डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है. तो गाइस ट्रस्ट मी, आज का लेक्चर है ना बहुत ही ऑसम होने वाला है, और मैं इस लेक्चर को बहुत ऑसम बना दूंगा. ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से करेंगे आज का लेक्चर. ठीक है, ओके गाइस, नाउ आई एम फाइन. ठीक है, नहीं मेरी आज मैं थोड़ा सा बेटर हूं पहले से. मेडिसिन चल रही है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर. ओके, सो मेरे एंड से वॉइस क्लियर है ना गाइस? So I am going to start the topic. So before starting the topic, if I talk about myself, this is me Anirudh Malik. I done my BTech from UPTU and I have a teaching experience of more than 4 years, and I taught and mentor more than 20,000 of students. And guys, if you have any doubt, any query related to subscription, आपकी preparation में कोई भी doubt हो, you are free to call me and message me on this number. Guys trust me, I am available for you. हमेशा कोई भी इशू हो किसी भी चीज का, ट्रस्ट मी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे, दैट इज 9717772789. ओके गाइस, सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाई अन अकेडमी इज बेस्ट, व्हाई अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बेस्ट है आप लोगों के लिए, किस लिए गाइस, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो अन अकेडमी प्रोवाइड करवाता है और जगह नहीं है गाइस. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ क्लासेस. एज यू ऑल नो, लॉकडाउन है, कंडीशन काफी रस्ट हो चुकी है, प्रॉब्लम क्रिएटेड हो चुकी है, पर अन अकेडमी आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ है विदाउट एनी प्रॉब्लम. लाइव टेस्ट क्विजेज होंगी, अपनी प्रिपरेशन को सर प्रिपेयर कीजिए. आज 5 डेज प्रिपेयर किया, उसके बाद 6 डेज अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर लीजिए किस वे में जा रही है. कोर्स को पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट को, कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे पूरा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अनलिमिटेड एक्सेस. जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होती ना तब तक कंसेप्ट क्लियर करिए, एक बार नहीं 10 बार.
1000 टाइम, जब तक चाहो तब तक कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी इज बाय टॉप एजुकेटर्स। गाइस अगर आप बात करें ऑफलाइन क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस में एक फैकल्टीज अच्छी होती है, दो फैकल्टीज अच्छी होती है, बट अनअकैडमी में आपको मोर देन 80 फैकल्टीज मिलेंगी, चाहे सुदर्शन गुज्जर सर, मुन्नाल पटेल, रोमन सैन, इंक्लूडिंग एवरीवन इज टॉप एजुकेटर्स। जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है वो अंडर वन प्लेटफॉर्म। सर ज्योग्राफी के 10 फैकल्टीज हैं, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स की 10 फैकल्टीज हैं, जिससे अच्छा लगे उससे कर लीजिए। सर उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के मोर देन 30 कोर्सेज है, मतलब 30 डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। एंशियंट का अलग होगा, मिडिवल का अलग होगा, मॉडर्न का अलग होगा, जो बेस्ट लगे उससे कर लीजिए। करंट अफेयर्स लास्ट 2 ईयर कंप्लीट है, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल, एक एक डाटा कवर होगा। ऑप्शनल कवर है, सी सेट, प्रैक्टिस, इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। ओके गाइज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फी। गाइज बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर मैं बात करूं फीस की, ओनली 40,000 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए सिर्फ 40,000। ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे मिनिमम 2 लाख है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। मुझे पता है चीजें बहुत हाई फीसेज है, बट अनअकैडमी आपके लिए एज अ चैरिटी कर रहा है। 40,000 में सब कुछ इंक्लूड है। एंड व्हेन यू यूज द कोड AM10, बेस्ट थिंग है जब आप कैपिटल AM10 कोड यूज करेंगे, यू गेट 10% डिस्काउंट। गाइज आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सर इफ यू आर न्यू, सर हम न्यू स्टूडेंट है, यू टेक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, आपकी फीस होगी ओनली 48,000। एंड अगेन यू यूज द कोड AM10 और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 43,200। एंड गाइज इफ यू यूज दिस कोड AM10, मेरे ही नहीं अनअकैडमी UPSC CSC कैटेगरी में जितने भी फैकल्टीज है, आप सबकी क्लासेस को कर सकते हैं। पहले जब तक जितनी क्लासेस हुई वो सारी, और आने वाले 1 और 2 ईयर्स में जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, आप सारी क्लासेस सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। गाइस देखिए बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है, आज मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाना सिखाऊंगा। आज मैं चीजें बताऊंगा कि आप रटिएगा वहीं, आज आप खुद ही इमेजिन करोगे, अच्छा सर ने ये पॉइंट बोला तो कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। गाइस देखिए एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आप जिस अर्थ पे रह रहे हो ना गाइस, उसके ऊपर एक थिन लेयर बनी हुई है। आप जिस अर्थ सरफेस पे रह रहे हो उसके ऊपर एक थिन लेयर बनी हुई है गैसेस की, और वो किस फॉर्म में है गाइस, उसके ऊपर एक थिन लेयर बनी हुई है गैसेस की, नंबर 1। सर उसमें डस्ट पार्टिकल भी है, हाँ सर डस्ट पार्टिकल भी है, और सर उसके अंदर वाटर वेपर भी है। याद रखना ये तीनों मिला के एटमॉस्फेयर बनाते हैं, ये तीनों मिलके एटमॉस्फेयर बनाते हैं। सर ये भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर वेपर भी ट्रांसपेरेंट है, कभी कभी आप देखोगे आपको डस्ट पार्टिकल दिख सकते हैं एटमॉस्फेयर में। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एयर का ब्लैंकेट है। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थिन लेयर की ब्लैंकेट बनी हुई है, किससे, एयर की। और एयर कौन सी है, वो सेवरल गैसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। सर हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। और जो क्या कर रखी है, कवर्ड है, एनकम्पासेस फ्रॉम ऑल द साइड। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, आगे जाके इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा बहुत से। तो अब सिंपल लेमन टर्म में अगर हम बोले क्या है, एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो एयर है ना, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, जो उससे हमारे अर्थ को चारों तरफ से कवर कर रखा है, एनकम्पास कर रखा है, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। दैट्स इट। ये देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है गाइस। उसके ऊपर क्या है हमारा, आपकी ले, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। उसके बाद क्या हुआ, हमने इस एटमॉस्फेयर को, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी, उन बेसिस पे हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। गाइस आपने सुना होगा कि सर थर्मोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर पोल पे, ये आज हम बताएंगे क्या क्या रीजन है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, मीजोस्फेयर में क्या प्रॉपर्टी है, क्यों आपका मीजोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों आपका जब ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हो टेम्परेचर बढ़ता है, पर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो टेम्परेचर घटता है, ऐसा क्यों होता है। उस चीजों को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है गाइस। क्यों हमारी चीजें हो रही हैं क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं
कि एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर इज एयर सराउंडिंग द, सिंपल है, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सर मिक्सचर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अभी बताऊंगा कौन सी कितनी कितनी अमाउंट में, ठीक है। इसमें जो हमारी लिविंग गैसेस है, ऑक्सीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने एक बार अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था गोल्डी लॉक जोन। क्या गाइस, गोल्डी लॉक जोन पता है आपको? गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जो वो जोन होता है जिसमें अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर या अर्थ लाइक क्वालिटीज होती है, जिसमें आप अपना सर्वाइवल कर सको, जिसमें ह्यूमन बींग्स रह सके। वो क्यों पॉसिबल है? अर्थ गोल्डी लाइक्स प्लेनेट है बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर आप दूसरे उसमें जाओगे, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, किसी पे मीथेन अवेलेबल है, किसी में हाइड्रोजन हीलियम अवेलेबल है, आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है दूसरे प्लैनेट पे। हम क्यों यूरेनस पे नहीं रह सकते? क्यों हम नेपच्यून पे नहीं रह सकते? क्यों हम जो डिफरेंट प्लैनेट्स है उसमें नहीं रह सकते? इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि गाइस वहां पे आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्या है? इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड एंड इज हेल्ड इन प्लेस ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। आपको एक चीज पता है गाइस, आपको एक चीज पता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सब बार पढ़ा होगा, हर चीजें पढ़ी होंगी, बट कभी आपने नोटिस किया है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, आप लोग बताओगे चलो बहुत अच्छे से, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के पास क्यों है? ठीक है, बताइए हमारे अर्थ के पास क्यों पूरा कवर करके रखा है? उसका एक बेसिक रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे अर्थ के ऊपर एक एनवलप बना हुआ है। वो क्यों ऐसा एनवलप बना हुआ है? रीजन क्या है कि वो एनवलप अर्थ के ऊपर बना हुआ है और एक सस्टेन कवर कर रखा है? उसके पीछे रीजन क्या है? फटाफट बताइए आप लोग जल्दी, ऐसा क्या रीजन है कि वो एनवलप बना हुआ है? बताइए फटाफट, मैं देख रहा हूं आप लोग का। बताइए फटाफट, आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। फटाफट गाइस, अगर चीजें अच्छी लगेंगी लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से एक बार, देन अच्छे से सब कुछ कवर करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ट्रस्ट मी, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आज। दीपक सोलंकी, आदित्य राज, बिल्कुल सही बात। क्या है कि जो आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना गाइस, इस चीज को समझना, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, हमारी जितनी भी बॉडीज है, आइदर सन, आइदर मून, आइदर अर्थ, इन सब का जितने भी सैटेलाइट्स है, इन सब की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आपको पता है कि आज हम जो अर्थ पे स्टैंड स्टिल पोजीशन पे खड़े हुए हैं या हम वॉक कर पा रहे हैं, इट्स पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, खींच के रखती है, जिसकी उससे ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एनसीईआरटी कवर होगी, इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें कवर होंगी, एनसीईआरटी से भी चीजें बहुत एक्स्ट्रा, ताकि कंसेप्ट अच्छे हो, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम एसएससी की नहीं कर रहे कि सिर्फ बेसिक चीजें ही पता हो, तो एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है मेंस हर चीज के लिए। तो सबसे पहले हमारा हमने क्या किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एयर का एनवलप है वो अर्थ के सरफेस पे है। दूसरा रीजन, आप कभी गए होंगे माउंटेन्स पे, गए होंगे लद्दाख में, गए होंगे कभी हिली एरियाज पे गए होंगे, तो आपने फील किया होगा लद्दाख कहीं पे कि सर हमें ऑक्सीजन की, कभी कभी मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन किट लेके जानी होती है, या जो ओल्ड एज आदमी होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उन्हें मना किया जाता है आप वहां पे नहीं जाइए। किस लिए? क्योंकि गाइस वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ये एयर गैसेस होती है ना, इनका मास और इनका एनवलप थोड़ा कम हो जाता है, इनकी थिकनेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, कभी सोचा है? इसलिए कम हो जाती है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे एनवलप काफी ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या है, गैसेस अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल होंगी। बट जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे, हमारी गैसेस कम होने लगती हैं, हमारी गैसेस कम होने लगती हैं। अब बोलोगे सर कम क्यों हो रही है? बच्चे देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगर मैं बात करूं, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट से आप जितनी दूर होते चले जाओगे, तो इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्ट करने की, वो जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे जाओगे कम होने लगेगी। सेम कंडीशन अर्थ के साथ है।
अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे तो क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली जाएगी। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी ऊपर जाके, तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट पे वो उस पर अपना अट्रैक्शन कम लगा पाएगा ग्रेविटेशनल, और ऊपर वाले पार्ट पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो एनवलप है गैसेस का, वो थिक हो जाएगा। और थिक होने से क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन लेवल भी वहां पे कम होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही है, कम है। पर ये पता होना चाहिए मुरली जी कि रीजन क्या है कम होने का। हम कहते हैं कि ऊपर जाने पे कम है, रीजन हमें पता होना चाहिए, हमें वाई क्लियर करना है, हमेशा ज्योग्राफी में याद करना। इसलिए कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जैसे जाएंगे तो अपनी कम होती चली जाती है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, हमने पढ़ लिया। और एक पॉइंट और याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा जो अर्थ का ये सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस, इससे ऊपर 1600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है। बट जो सबसे ज्यादा और मैक्सिमम एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर तक है। ये टर्म्स याद रखना, 32 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आएगा 32 किलोमीटर तक हमारा 99% एटमॉस्फेयर जो गैसेस का एनवलप है, 99% एटमॉस्फेयर हमारा लाई करता है 32 किलोमीटर तक। और उसके ऊपर जैसे चलते चले जाओगे आपका एटमॉस्फेयर 1% बचेगा। और कहां तक है? 1600 किलोमीटर तक। कहां तक है? 1600 किलोमीटर तक। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? 1600 किलोमीटर तक। अब हम चीजें बताते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, अब आपको चीजें जो बताऊंगा ना, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है, पर चीजें समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी है मेंस के लिए, हर पॉइंट के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ। हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ, इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा गाइस। नंबर 1 मेरा रिड्यूसिंग स्टेज, नंबर 2 मेरा कौन सा है? वॉल्केनिक स्टेज, नंबर 3 होगा मेरा आपका हाइड्रोजन वाला स्टेज, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब हम चीजों को, अब आगे चलते रहिए और चीजों को समझते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग स्टेज। इस रिड्यूसिंग स्टेज में क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ था, आपका बिग बैंग हुआ था। ये आपको पता है, बिग बैंग, एक स्मॉल एटम था वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद उसने कंडेंसेशन होना स्टार्ट किया। जब कंडेंसेशन हुआ तो उस टाइम क्या होता था, एनारोबिक चीज थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, वो चीजें जो विदाउट ऑक्सीजन होती है। दैट मीन जब कंडेंसेशन हुआ ना गाइस, तो उस टाइम क्या बना, उस टाइम आपका बना मीथेन एंड वाटर वेपर। मीथेन एंड वाटर वेपर बना। तो क्या हुआ, उस टाइम आपका एनारोबिक था तो वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। जब हमारा बिग बैंग हुआ तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी। क्या था कि लाइफ की पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी। ठीक है, फिर इस तरह हमारी मीथेन और वाटर वेपर बनी ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी, एनारोबिक, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्टेज। फिर हमारी सेकंड स्टेज आई वॉल्केनिक स्टेज। फिर उसके बाद आपको पता है, मैंने वॉल्केनोस पढ़ाए थे, तो हमारे अर्थ के नीचे से क्या हुआ, जब लावा बाहर निकला मैग्मा की फॉर्म में, तो उसमें से गैसेस, मैंने बताया था वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो गैसेस निकलेंगी, बताया था नहीं बताया था? तो फिर क्या हुआ, उन लावा के साथ हमारी गैसेस निकली। सर कौन कौन सी गैसेस निकली? उसके साथ हमारी निकली सल्फर डाइऑक्साइड, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें मीथेन निकली, और ये हमारी उसके साथ निकली कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस निकली वॉल्केनिक इरप्शन होने पे सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें हमारी जब गैसेस निकली तब भी हमारे पास क्या हुआ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन दिख रहा है, पर हमारे पास फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं दिखा। हमारे में फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं दिखा। ठीक है, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं दिखा। और जब हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इसके साथ वाटर वेपर भी बने, वाटर वेपर भी बने। और उसके बाद जब ये वाटर वेपर कंडेंस हुए, तो कंडेंस होने के साथ साथ क्या हुआ, रेन हुई। तो रेनफॉल होने के साथ साथ जब वाटर वेपर कंडेंस हुए तो हमारे ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। किसका? ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। अगर आपसे पूछे ओशियन का फॉर्मेशन कब हुआ, ओशियन का फॉर्मेशन हुआ हमारा वॉल्केनिक स्टेज में। किसके स्टेज में हुआ? वॉल्केनिक स्टेज में। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारी आई थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? थर्ड स्टेज में गाइस हमारे पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, लाइफ अब भी पॉसिबल नहीं थी।
अब लाइफ पॉसिबल नहीं थी तो दिक्कत है कि लाइफ कैसे आए हमारे पास। तो क्या हुआ, जब लाइफ पॉसिबल नहीं थी, जो फाइनल स्टेज थी हाइड्रोजन की लास्ट वाली स्टेज, इसमें जो एक्स्ट्रा CO2 थी वो क्या होने लगा, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रॉक्स के अंदर जाके क्या होने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड रॉक्स के अंदर जाके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लगी। हमारी जो एक्स्ट्रा CO2 थी ना वो किसके अंदर, वो रॉक्स के अंदर जाके CO2 बनाने लगी। ठीक है, CO2 बनाने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि सर जो हमारी एक्स्ट्रा, अब चीजें दोबारा एक बार बताता हूँ, लास्ट स्टेज, ये 2 स्टेज क्लियर है ना, फटाफट बताइए, ये 2 स्टेज क्लियर है, देन मैं उसके बाद ये सब कुछ दूसरी दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल अभिजीत जी, टेम्परेचर हाई लो सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगर आज का लेक्चर अच्छे से कर लिया ना, एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ये बताइए, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और ये बताइए अभी तक जो 2 पॉइंट बताए हैं ये क्लियर है आप लोगों के, जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं रिडक्शन और वॉल्केनिक स्टेज, ये क्लियर है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्टेज पे, अपने कंपोजिशन, हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जाके देख लेना हमारा एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन कैसे हुई, पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। फिर हम बात कर रहे हैं अपनी स्टेज थर्ड के बारे में। स्टेज थर्ड में क्या हुआ, मैंने बताया था कि पहले ही CO2 बहुत ज्यादा हो गई, तो ये जो CO2 थी एक्सिस, ये क्या हुआ, रॉक्स में ये सेटल डाउन हो गई और इसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप लाइमस्टोन आज पढ़ते हो रॉक्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो वाटर था, आपको बताया ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ, H2 बना। ओशियन का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, H2 बना। समझ में आ गया। जब ये H2 बनाना गाइस, तो H2 बनने के बाद ऊपर से जब ये लाइट्स आई, यूवी रेज आई, तो इस H2 को उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब ये ऊपर से क्या आई, आपकी मैग्नेटिक वेव्स, या आपकी जो सी ये कौन सी आपकी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या दूसरी वेव्स आई, उन्होंने इस H2 को क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। 2H+O करके इन्होंने इसे क्या कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जब ये 2H और O में डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई। ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई तो गाइस क्या हुआ, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए, छोटे छोटे। कौन से माइक्रोज्म, एल्गी बना सबसे पहले। एल्गी कौन सा होता है आपका, मल्टी सेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए। जब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए, मैरीन ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए ओशियन में, तो उनसे क्या हुआ, ऑक्सीजन फिर हमारी बढ़नी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ज्यादा होती चली गई, और फिर आपकी लाइफ की फॉर्म आ गई। फिर आपकी क्या आ गई, लाइफ की फॉर्म आ गई। समझ में आ गया, लाइफ की फॉर्म कैसे आई, इस तरह आपकी लाइफ की फॉर्म बन गई। इस तरह 3 बनी हमारी लाइफ की फॉर्म। अब मैं आके जाके बताऊंगा कौन कौन सी परमानेंट गैसेज हैं, कौन कौन सी ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सी हाईली वेरिएबल गैसेज हैं। उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर क्वेश्चंस आते हैं। अब उसे समझना बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग से। अब क्या कंपोजिशन, हमारा एटमॉस्फेयर है, ये आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है गाइस, वो क्या है, जस्ट वेट, हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है, वाटर वेपर से बना हुआ है मैंने बताया था, और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। वाटर वेपर से ही तो आपकी रेनफॉल होती है, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है फिर कंडेंस होता है, कंडेंस बन के क्लाउड की फॉर्मेशन ले लेता है, फिर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल वो दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो वाटर वेपर भी गाइस याद रखना, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। देखिए ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, वो आपका टाइम के साथ और प्लेस के साथ, हाइट पे जैसे जैसे चाहोगे उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है। और ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का वो है। और मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं
वो 99% दो गैसेज है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्हें अब पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। देखिए गाइस, ये आप चीजें समझिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा गैसेज है वो कौन सी है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलती है आपके किसमें? एटमॉस्फेयर में। आपके एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है। कितनी? 78%। और उसके बाद मिलती है आपकी ऑक्सीजन, कितनी? अप्रोक्स 21%। 78 प्लस 21 दैट इज 99% ऑक्सीजन तो आपकी वो दो गैसेज ही आपके एटमॉस्फेयर को बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद आर्गन है, CO2 मिलती है 0.036, नियोन मिलती है, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, सम नोबल गैसेज दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, दीज आर सम नोबल गैसेज। बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, दैट मीन्स ये रिएक्टिव नहीं करती, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल गैसेज होती है, नोबल गैसेज। कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है, ओके। क्या होती है? न्यूट्रल गैसेज होती है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो 99% आपका वॉल्यूम कवर करती है पूरे एटमॉस्फेयर का। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना। इनकी कंसंट्रेशन पीपीएम में कितनी होती है? पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख मतलब अगर 10 लाख पार्ट्स है ना पूरे एटमॉस्फेयर में गैस के, अब समझना, इस एटमॉस्फेयर में 10 लाख पार्ट्स हैं गैस के, तो उस गैस में से 7,80,840 पार्ट्स अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैस का मिक्सचर है, कितना? 10 लाख का, तो उस 10 लाख में से 7,80,840 पार्ट्स किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। और उसके बाद कितने गाइस? 2 लाख, इतने रिमेनिंग पार्ट्स 9,421 ऑक्सीजन के होंगे। सिंपल सी बात है, 10 लाख में उसका परसेंटेज निकाल रखा है। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट, पार्ट्स पर मिलियन वाला? बताइए गाइस, पार्ट्स पर मिलियन वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों का कि क्या होते हैं पार्ट्स पर मिलियन? ठीक है, ओके। ये पार्ट्स ऑफ मिलियन है। अब समझते हैं दो चीजें, एक होती है परमानेंट गैसेस, एक होती है वेरिएबल गैसेस। एक होती है परमानेंट गैसेस, एक होती है वेरिएबल गैसेस। समझ रहे हो क्या होता है? परमानेंट गैसेस मतलब आप अर्थ की लेयर पे कहीं भी जाओगे, कब तक? दो चीज समझना, ये वाला फैक्टर समझाऊंगा आपको। देखिए, आपको ये हेट्रोस्फेयर होता है ना, और हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर। तो जो आपका होमोस्फेयर है ना, वो बेसिकली 88 किलोमीटर तक होता है। 88 किलोमीटर तक क्या होता है? होमोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर होता है हेट्रोस्फेयर। ये अभी चीजें बताऊंगा अभी बहुत अच्छे से। इसमें दो चीजें मैंने बताई है, एक है परमानेंट गैसेस, एक क्या होता है गाइस? परमानेंट गैसेस, और एक होती है वेरिएबल गैसेस। इससे आप क्या समझते हो वो समझाऊंगा। सर मेरे पास, मैं इस समय इंडिया में हूं, मेरे पास बहुत सारा सराउंडिंग में गैस है। ठीक है, मैंने उस गैस का एक वॉल्यूम लिया, एक इतना अमाउंट में वॉल्यूम लिया, मान के चलिए इस अमाउंट में। फिर मैं कहा शिफ्ट हो गया? मैं चला गया अमेरिका। तो फिर मैं अमेरिका गया, अमेरिका में मैंने इस अमाउंट का गैस का सैंपल लिया, इतने अमाउंट का गैस का सैंपल अमेरिका में लिया, इतने ही अमाउंट का मैंने इंडिया में लगा। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जितना, अगर मैंने इतने अमाउंट का सैंपल इंडिया में, तो उस अमाउंट में से अगर मैं नाइट्रोजन निकालूंगा वो भी 78% ही मिलेगी। और अगर मैं अमेरिका का गैस सैंपल लूंगा वहां भी मुझे नाइट्रोजन 78% मिलेगी। दैट मीन्स दीज आर परमानेंट गैसेस, और ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहती हैं। किस में रहती हैं गाइस? फिक्स प्रोपोर्शन में रहती हैं। अगर मैं नाइट्रोजन का सैंपल इंडिया में निकालूंगा, अमेरिका की गैस को लेके निकालूंगा, तो दोनों में 78% ही वॉल्यूम मिलेगा अगर 100% का कोई सैंपल है। ऑक्सीजन का 21 मिलेगा, आर्गन का इतना, हीलियम, नियोन, सबका फिक्स सैंपल मिलेगा। बट कुछ होती हैं आपकी वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस कैसे? कि सर जो वाटर वेपर होता है उसका सैंपल इंडिया में अलग होगा। कैसे अलग होगा? सर वाटर वेपर क्या होते हैं? आप मुझे फटाफट ये पॉइंट बताइए, बताइए फटाफट। वाटर वेपर क्या चीज होती है?
वाटर वेपर क्या है, एक तरह से आपको पता होगा, जब भी आपकी वाटर वेपर समझना, आपका क्या हुआ, वाटर वेपर किसमें बन गए, वाटर वेपर होता है जो वाटर आपकी गैस की फॉर्म में होता है, वो वाटर गैस की फॉर्म में है, फिर उसके बाद वो कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा। तो याद रखना जो वाटर वेपर क्यों वेरिएबल है, ये आपका वेरी करता है 0 से 4% के बीच में। क्यों? जहां पे आपकी गैस या जहां से आपका वाटर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, सन की हीट ज्यादा होगी और वो एवोपरेट इजिली हो पाएगा, वहां पे वाटर वेपर ज्यादा बनेगा। तो यही है कि कहाँ पे है, कौन से ट्रॉपिक जोन में आता है, इक्वेटर के पास आता है या कितने एल्टीट्यूड पे आता है, ये आपकी हाइट से ये गैसेस वेरिएबल हो जाती हैं, चेंज होती हैं जगह जगह पे। कौन सी? याद रख लेना, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल है, ये आपकी वेरिएबल गैसेस हैं, ये जगह जगह पे चेंज होंगी। अगर मैं अमेरिका का सैंपल लूं और इंडिया का सैंपल लूं तो उन दोनों सैंपल में इनकी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट होगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? बताइए फटाफट, समझ में आ रहा है? पॉइंट बताइए। ठीक है, ये वेरिएबल गैसेस हो गई। अभी हम यही तो पढ़ रहे थे वेरिएबल गैसेस का। क्या बोल रहा है? अदर गैसेस फॉर्म द रिमेनिंग पोर्शन हायर लेयर सच वे द ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम ये चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगा, 10 पार्टिकल, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, हमारा जो अर्थ है ना गाइज, ये मेरा अर्थ की क्रस्ट है। वो अर्थ की क्रस्ट कैसे डिवाइड हुई? सबसे पहले आई ये लेयर, उसके बाद है दूसरी लेयर, उसके बाद है तीसरी लेयर, उसके बाद है चौथी लेयर और उसके बाद, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं पर याद करने के लिए, पांचवी लेयर। ठीक है, समझ में आ गया? जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उससे ऊपर वाली लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर वाली है इसे कहते हैं मीजोस्फेयर, इसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं और आयनोस्फेयर भी कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं। उससे ऊपर आती है एक्सोस्फेयर, इससे ऊपर आती है क्या गाइस? एक्सोस्फेयर। अब एक एक चीज समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फेयर की, पहले पूरा इस सिस्टम को ही समझा देता हूं कैसे होता है। देखिए गाइस, हमारी जो गैसेस है ना, वो मैंने बताया था 1600 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर स्पेंड है। तो हमने क्या किया, हमने अपने एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया सर? हमने डिवाइड कर लिया होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में। सर, होमोस्फेयर हेट्रोस्फेयर क्या होते हैं, आज से पहले पढ़े नहीं? देखिए, होमोस्फेयर होता है वो लेयर जहां पे हमारी जिस तक जो कंपोजिशन होता है ना गैसेस का, वो सेम होता है। सर, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी है ना, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इतनी ही मिलेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी है तो यहाँ पे भी इतनी ही मिलेगी। मतलब क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है ना, वो यूनिफॉर्म होता है होमोस्फेयर तक। मतलब किस लेयर तक? 3 लेयर तक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये तीनों आती हैं होमोस्फेयर में। मतलब इनका जो गैसेस है कंपोजिशन सेम होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सब सेम कंपोजिशन में मिलेंगी। ठीक है, सब क्या मिलेंगी गाइस? सेम कंपोजिशन में मिलेंगी। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट जितना है, अगर मैं यहाँ भी कंपोजिशन लूंगा तो सेम होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि होमोस्फेयर के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, तो आप बताओगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अर्थ के जो ऊपर 3 लेयर हैं वो होमोस्फेयर के अंदर आती हैं। इनकी क्वालिटीज क्या होती है? इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर स्टार्ट होती है आपकी मीजोस्फेयर से ऊपर, थर्मोस्फेयर, और आपका यहाँ पे है जो एक्सोस्फेयर। ये 2 लेयर बनाती हैं एटमॉस्फेयर, क्या? हेट्रोस्फेयर। इसमें जो कंपोजिशन होता है गैसेस का, वो चेंज हो जाता है। मतलब ये पॉइंट याद रखना कि 120 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जाने पे ऑक्सीजन लेवल नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, 120 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, और हमारा जो होमोस्फेयर है ना, वो अप टू 90 किलोमीटर है, याद रखना 88 टू 90 किलोमीटर। ठीक है, कहां तक है?
90 और 88 किलोमीटर तक। समझ आ रही है जो चीजें बता रहा हूं मैं? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मुझे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं मैं। अभी तक जो चीजें पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं वो बताइए। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी लेयर मिली। तो सबसे पहले मैंने बताया 3 लेयर होमोस्फेयर कंपोजिशन सेम, ऊपर की 2 लेयर हेट्रोस्फेयर कंपोजिशन डिफरेंट आ गई। ये पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो स्टडी ऑफ 12th जो आपका नेम मुझे नहीं पता, आपने कमेंट की इंक्रीज हाइट पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यही चीजें बतानी है। हर लेयर में ये चीज नहीं हो रही है, हर लेयर में ये चीज नहीं हो रही है, उसके लिए हम आ गए हैं आपका इस वाले पॉइंट पे। देखिए क्या होता है, अब हमारी क्या चीज हो रही है कि सबसे पहले लेयर समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आती है ये ट्रोपोस्फेयर, क्या आती है? ट्रोपोस्फेयर गाइस। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इसकी हाइट होती है 0 से लेके 18 किलोमीटर तक। किसी में 8 किलोमीटर होगी, किसी में 10 किलोमीटर होगी, किसी में 18 किलोमीटर होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उनकी हाइट है। पर गाइस अगर मैं आपसे बोलूं ना, क्या होता है, जो आपकी इक्वेटर है उस पे होती है 18 किलोमीटर। याद रखना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 18 किलोमीटर, और जो आपका पोल है अर्थ का, वहां पे हाइट होती है 8 किलोमीटर तक। सर रीजन देंगे क्यों ऐसा होता है? आपको पता है इक्वेटर है, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो क्या होता है, जब आपकी गैस में हीट ज्यादा होती है तो कन्वेक्शन करंट बताया था मैंने, कि जब चीज जितनी लाइट होंगे, गैस के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल जितनी लाइट होंगे, वो क्या करेंगे, ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ करंट, अर्थ से जो कन्वेक्शन करंट है उसके कन्वेक्शन करंट से वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितना ज्यादा हीट होगी गैस के पार्टिकल उतना ही राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ राइज करेंगे, इक्वेटर पे क्या होता है, हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ऊपर की राइज करने तक वो हाइट ज्यादा ले लेते हैं, कहां तक, 18 किलोमीटर तक। और गाइस पोल पे ये होते हैं आपके 8 किलोमीटर तक, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे लो होता है, तो वो कन्वेक्शन से राइज नहीं कर पाते, वो कन्वेक्शन से राइज नहीं कर पाते। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, कि हमारी ट्रोपोस्फेयर पे जो हाइट है वो पोल पे 1 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, पहला पॉइंट। उसके बाद आती है दूसरी लेयर, आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी होती है 10 से 50 किलोमीटर तक, 10 से 15 किलोमीटर, कहीं पे 18 से 50 किलोमीटर, ये चीजें होती हैं। समझ में आ गया? बट याद रखना जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, इसके बिल्कुल जहां पे दोनों लेयर मिलती हैं, एक बहुत ही पतला सा पॉइंट बनता है, इसे कहते हैं ट्रोपोपोज। इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज मतलब यहां पे वेरिएशन कुछ भी नहीं होता, टेम्परेचर का, प्रेशर का कांस्टेंट होते हैं इस लेयर में, ना टेम्परेचर बढ़ता ना घटता। समझ रहे हो, ना टेम्परेचर बढ़ता ना घटता, किसमें, ट्रोपोपोज में। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये है ट्रोपोस्फेयर यहां से यहां तक की, तो याद रखना ये वाला पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये वाला पॉइंट है ना ट्रोपोस्फेयर, जब ये अगर आपको इस डायरेक्शन में दिख रही है ना, दैट मीन्स जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो हर 165 मीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हर एक 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, मतलब कि ठंड बढ़ती जाएगी। इसका रीजन पता है क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा, इसका रीजन पता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, हमारे गैस के पार्टिकल्स हमारे कम होते जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती जा रही है। जितनी गैस कम होगी, इतना ही जब सन से लाइट आएगी वो उसे एब्जॉर्ब कम करेगी, और जितना कम एब्जॉर्ब करेगी उतनी कम हीट होगी, उतनी ही कम हीट होगी। तो क्या हो रहा है गाइस, हमारी ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारी हाइट पे जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ये इधर की तरफ जा रही है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट पे जाने पे,
और उसके बीच में एक लेयर आती है ट्रोपोपॉज। यहाँ पे ना टेम्परेचर डिक्रीज होता ना प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता, ये कांस्टेंट होती है, काम, बिल्कुल कूल एंड काम। यही रीजन है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के यहाँ के पास जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं, जितने भी हमारे जेट प्लेन्स हैं, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। एयरप्लेन्स किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के पास वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर और विंड कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, बहुत ही काम एरिया है, तो इजिली प्लेन यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं, इजिली प्लेन यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। और उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर है गाइस, जो ट्रोपोस्फेयर, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है पीपीटी के फॉर्म में, पर पीपीटी नहीं, पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ा दूंगा, देखिए एक एक चीज लिखी हुई है, पूरा डाटा कहाँ पे क्या चीज है, सारा कैसे फॉर्मेशन है, पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लीजिए, ठीक है? समझ रहे हो चीजें? पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छी कीजिए। तो क्या हुआ कि जो आपका ट्रोपोपॉज के पास का स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में यहाँ पे एयरप्लेन्स उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएशन बहुत कम है, यहाँ पे विंड का मूवमेंट नहीं होता। और जो ट्रोपोस्फेयर है गाइस, इस ट्रोपोस्फेयर में सारे क्लाइमेट, ऑल क्लाइमेट फेनोमिना, जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फिनोमिना होते हैं, यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे हेलस्टॉर्म्स आते हैं, यहीं पे आपकी विंड्स का मूवमेंट होता है। सारे जितने भी क्लाइमेटिक फॉर्म फैक्टर्स होंगे वो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में ही बनेंगे, इस वाली लेयर में, इसके नीचे सारे क्लाइमेटिक फैक्टर। इसके ऊपर क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर होते नहीं, विंड का मूवमेंट नहीं होता, एयरप्लेन्स उड़ते हैं। समझ गए? फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही होगी आपको बहुत अच्छे से, देखिए दोबारा दिखा देता हूं, देखिए, ये देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, व्हाइट वाली, ये वाली लाइन दिखिए आपको, ये वाला पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये आपका ट्रोपोपोज है। दैट मीन्स कांस्टेंट है, ना डिक्रीज हो रहा ना इंक्रीज हो रहा, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। फिर क्या होता है, फिर ट्रोपोपोज के ऊपर जाके हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। सर हमने तो पढ़ा था जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पर आपने बताया ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर ट्रोपोपोज में कांस्टेंट हो गया, तो ऊपर जाके दोबारा डिक्रीज होना चाहिए था। अब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये देखिए ऊपर टेम्परेचर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दैट मीन्स जहां पे प्लस में होगा वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सर हमारा हाइट है, ये हमारा जैसे जैसे हाइट में जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पे होती है ओजोन लेयर। क्या होती है? ओजोन लेयर हमेशा कहाँ पे होती है? मिडिल, 30 से 40, ये 20 से 30 किलोमीटर वाला एरिया है, यहाँ पे ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किससे? जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, ओजोन लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा। तो यही रीजन है कि जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? बताइए, फटाफट बताइए। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट का फैक्टर बहुत अच्छे से बता के आया हूं कि आपकी ऊपर जाके क्या होने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है तो जो हमारी सन की रेज होती है ना, हमारी गैसेस उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके हीटअप बनाती हैं। पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे हमारी गैसेस कम होती चली जाएंगी और हमारी थिन गैसेस होंगी, तो वो हमारी सन की रेज को भी कम एब्जॉर्ब करेंगी, टेम्परेचर कूल डाउन होगा। बट हमारा जो ऊपर जाके ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसका रीजन था ओजोन लेयर वाला पार्ट, ओजोन लेयर वाला पार्ट। ये वाला पॉइंट समझ में आया? हर स्टूडेंट को बताइए फटाफट, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओजोन लेयर वाला पार्ट समझ में आया सब स्टूडेंट को? ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओजोन लेयर थी तो क्या हुआ, उसने चीजें की। फिर उसके बाद जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है और ऊपर मीजोस्फेयर है, उसी की तरह यहाँ पे एक लेयर बनती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोपोज। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज। और स्ट्रेटोपोज में भी आप ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे, यहाँ भी प्रेशर और विंड और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा।
ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऊपर दोबारा टेम्परेचर कम होना, इंक्रीज, दोबारा हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये माइनस की तरफ है, देखिए हमारा दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है सर? हम दोबारा हाइट पे ऊपर जा रहे हैं तो हमारी गैस थिक होती जा रही है और ओजोन लेयर की तरह कोई और फैक्टर इफेक्ट ही नहीं कर रहा जिससे टेम्परेचर बढ़े। फिर हमारा दोबारा जाके क्या होने लगता है सर? दोबारा जाके हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है मीजोस्फीयर में। उसके बाद सर एक लेयर आती है मीजोपॉज, थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमारा टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज करने लगता है। हमारा टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करने लगता है? इसलिए इंक्रीज करने लगता है, थर्मोस्फेयर में आयंस मिलते हैं, चार्ज पार्टिकल। क्या मिलते हैं? चार्ज पार्टिकल। सो ये प्लस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सन की सनलाइट होती है ना, उनके साथ रिएक्ट करके यहाँ का टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज कर देते हैं, दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। थर्मोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रोपोस्फेयर में सारी क्लाइमेटिक फिनोमिना होते हैं, इसमें ओजोन लेयर मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में जो आपके मीटियोर्स और मीट्रॉइड्स होते हैं ना, वो आपके इसी लेयर में बर्न होते हैं। मैंने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में पढ़ाया था मीट्रॉइड्स कैसे होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। मीजोस्फेयर के जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस? मीटियोर बर्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हमने बताया मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर में क्या बताया मैंने? चार्ज पार्टिकल्स हैं आयंस के, वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके दोबारा यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं मीजोस्फेयर का। और यहाँ पे क्या मिलते हैं? आपकी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके सैटेलाइट्स होंगे वो इसी लेयर में रखे जाएंगे, इसी लेयर में छोड़े जाते हैं, थर्मोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि जो आपकी रेडियो वेव्स होती है ना, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके दोबारा सरफेस पे चली जाती हैं, जो हमें सिग्नल दोबारा सरफेस पे भेजना होता है। वेदरिंग सैटेलाइट, जितने भी ग्लोबल आपके जीपीएस सैटेलाइट है, वो इसी लेयर में होते हैं, क्योंकि जो इसके आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वो रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट करके नीचे दोबारा ट्रांसमिट कर देते हैं। बताइए, मैंने 4 लेयर बताई हैं, इसमें कोई भी डाउट हो? यस, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर इज सेम। काजल बिल्कुल सही है, थर्मोस्फेयर वो लेयर है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं। क्लियर है? और इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो अभी तक? ठीक है, चार्ज पार्टिकल से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? ये देख लीजिए, ये रहा मेरा, दोबारा समझा दूंगा। थर्मोस्फेयर सर सारे आपके क्लाइमेटिक, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, सब कुछ थर्मोस्फेयर में। उसके बाद सर यहाँ पे एक लेयर है थर्मोस्फेयर से थर्मोपॉज ऊपर, वहां पे काम रीजन है, वहां पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर से। उसके बाद सर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आ जाती है। उसके बाद सर मीजोस्फेयर होता है, इसमें ये रहे आपके मीटियोर्स, सर मीटियोर्स बर्न होते हैं। उसके बाद सर आपकी थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में सर हमारे सारे सैटेलाइट्स हम इसी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आयंस मिलते हैं हमें। और उससे ऊपर एक लेयर होती है एक्सोस्फेयर, वैसे इंपॉर्टेंट हमारी यहीं तक थी। और एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जहां पे बिल्कुल प्रेशर और सब कुछ काम होता है, उसे कहते हैं एक्सोबेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो हमने क्या किया, ये देखिए अभी मैंने क्या पढ़ाया था। अभी मैंने पढ़ाया था आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। अभी मैंने होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। होमोस्फेयर 88 से 90 किलोमीटर तक होता है, यहाँ पे कंपोजिशन सेम होती है। ये पॉइंट मैंने बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे से, क्या कंपोजिशन सेम होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपकी हेट्रोस्फेयर है, वहां पे कंपोजिशन डिफरेंट होगी। अब क्या चीज है, अब चीजों को समझना। सर ये आपकी जो होमोस्फेयर है ना, यहां तक क्या होता है, कंपोजिशन सेम होती है। मतलब जो आपकी यहाँ पे गैसेस मिलेंगी ना, वो आपकी सेम कंपोजिशन की मिलेंगी। अगर आप यहाँ का सैंपल ले लो तब भी 78% ऑक्सीजन मिलेगी। होमोस्फेयर के 88 किलोमीटर का यहाँ का सैंपल ले लो तब भी 78 मिलेगी। यहाँ का ले लो, कहीं का भी ले लो, बट होमोस्फेयर का। उसके बाद सर हमारी कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? उसके बाद सर हमारी स्टार्ट हो जाती है लेयर कौन सी? हेट्रोस्फेयर।
हेट्रोस्फीयर में क्या बताया था मैंने, जो गैसेस का कंपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। कैसे सर? जो हमारा सबसे पहले कंपोजिशन बनता है गैसेस का वो बनता है 88 से 200 किलोमीटर तक। याद रखना सर, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बहुत बार बोल रहा हूं इतने अच्छे से। 88 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक क्या बनता है आपका, एक पहला हेट्रोस्फेयर लेयर बनता है, मतलब एक सिंगल गैस की लेयर बन जाती है। किस गैस की बनती है? नाइट्रोजन की। किसकी बनती है? नाइट्रोजन की। ठीक है, किसकी बनती है? नाइट्रोजन की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 200 किलोमीटर से लेके ऊपर तक कितने तक? 1125 किलोमीटर तक हमारी एक और लेयर बन जाती है। किसकी? एटॉमिक ऑक्सीजन की एक और लेयर। मतलब इस तक आपकी सिर्फ एटॉमिक ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की जो लेयर होती है ऊपर की, इससे ऊपर की 3540 किलोमीटर तक, उसमें सर मिलती है हीलियम। उसमें मिलती है सर हीलियम, ये देखिए हीलियम मिलती है। और उसके बाद की जो लेयर होती है सर, उसमें मिलती है हाइड्रोजन 3440 किलोमीटर से ऊपर तक। उसके बाद आपको हाइड्रोजन की लेयर मिलेगी, हेट्रो एक कंपोजिशन में लेयर मिलेगी। समझ में आ गया? हेट्रोस्फेयर और जो होमोस्फेयर मैंने अभी बताया था, अब क्या चीज होती है, अब बताइए फटाफट। समझ में आ गया पॉइंट? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अब यहां पे बता दीजिए मुझे। होमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, कुछ भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, ठीक है, फटाफट बताइए यस और नो में जल्दी मुझे, देन आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ये हो गया हमारी लेयर्स के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पीछे एक बार दोबारा जाके क्या करते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के आए थे ये पढ़ लेते हैं। हमने कंपोजिशन सारा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे उसमें। ये क्या है? ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अब बोलोगे सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, मुझे एक बार वो समझा दीजिए। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का क्या काम होता है? देखिए हमारी जो अर्थ होती है ना, उसमें से क्या होता है, आपकी रेडिएशन आती है अर्थ के सरफेस पे। तो जो अर्थ के सरफेस पे रेडिएशन आती है, वो आके रिफ्लेक्ट होके वापिस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापिस चली जाती है। पर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी जो इनकमिंग रेज है उन्हें आने तो देती हैं, पर जब ये वापिस जाती है ना, इन्हें वापिस नहीं जाती, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। किसे? सनलाइट को। यही रीजन है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। यही बात क्या कह रहा है, ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मतलब जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बट ओपेक है आउटगोइंग। मतलब जो वापिस जाती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब जब जमीन पे अर्थ पे हिट होके वापिस जाती है ना, उन्हें जाने नहीं देता, उनके लिए ओपेक हो जाती है CO2। ठीक है, इट क्या करता है, इट एब्सॉर्ब कर लेता है किसे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। उसके बाद ये देखिए, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसने आने दिया, दोबारा वापस गए, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ सरफेस पे और वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। बताइए। हाँ हाँ बताऊंगा, सारी बता दूंगा। ये बताइए, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम राइजिंग इन द पास्ट। अब हम यही कह रहे हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। गाइस किस चीज के लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस, हमारी अदर गैसेस की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे पे। जिसकी उससे क्यों इंक्रीज हो रही है? हमारे जो व्हीकल्स पॉल्यूशन स्प्रेड होता है उनसे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, जो हमारे कोल है, काउ डंक है, इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जिस रीजन से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है राइज
इन अर्थ टेम्परेचर, जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसमें राइज करना, वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं ओजोन गैस की। ओजोन एक इम्पोर्टेंट गैस है। कैसे ओजोन का फॉर्मेशन होता है ये अभी जाके बताऊंगा, ओजोन लेयर कैसे बनती है। चलो आपको पहले बता देता हूं मैं ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, आपका मैंने बताया था ऑक्सीजन हमें मिल गई। कैसे बनी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमें मिली गाइस, जैसे हमारे मैरीन ऑर्गेनिज्म बने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो क्या होता है, जब सन से यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना, तो इस ऑक्सीजन को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो पार्ट में। और जब ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंप्लीट O2 के साथ मिलेगा, तो O प्लस O ये किसकी फॉर्मेशन करता है, O3 की, दैट इज ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करता है, ओजोन लेयर की। समझ में आ गया ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन क्या है, ये आपकी मिलती है 10 से 15 किलोमीटर तक। अगर आप बोलोगे सर अभी तो आपने स्ट्रेटोस्फेयर बोला, ओजोन 10 से 15 मतलब 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलती तो है, पर जो इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा मिलता है वो स्ट्रेटोस्फेयर से हल्का सा ऊपर जाके मिलता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में वहीं अवेलेबल है। और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ना, उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है यूवी रेज को। यही तो बोल रहा है, फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम अर्थ रीचिंग द अर्थ। यही रीजन है कि अर्थ में रीच करने से मना कर देता है। उसी के बाद सेम है वाटर वेपर, मतलब जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। वाटर किसकी, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, उसे कहते हैं हम वाटर वेपर। ठीक है, और जो हमारा जितना भी प्रेसिपिटेशन है उसका फॉर्म क्या है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल किससे होती है, वाटर वेपर में। ठीक है, ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। पहले ही बता रहा हूं, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वाटर वेपर कम होगा। क्यों कम होगा सर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस वाटर से ही तो हीट ज्यादा मिलेगी, तभी तो वाटर वेपर क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और वाटर वेपर भी आपका लेस होगा। ठीक है, टूवर्ड्स द पोल ये क्या है, लेस है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे लेस हो जाता है। ठीक है, ओके। और ये मैक्सिमम कितना, 4% तक होता है मैक्सिमम। मैंने पढ़ाया था जो वेरिएबल गैसेस पढ़ाई थी, 0 से 4% होता है वाटर वेपर। ठीक है, कहां पे मिलेगा, वार्म एंड वेट रीजन, जहां पे गर्मी होगी, हीट ज्यादा होगी, वहां पे वाटर वेपर होगा। ठीक है गाइस, बताइए अच्छे से समझ आ रहा है अभी तक, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीका बताइए। ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, एवोपरेशन के उससे ट्रांसपरेशन बताया था। एवोपरेशन मतलब ये वाटर है ऊपर ड्यू टू सनलाइट एवोपरेट हो जाएगा। ट्रांसपरेशन क्या होता है, ट्रांसपरेशन में आपका जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से, उनकी लीव से जो वाटर इवोपरेट होता है, और उसके बाद एवोपरेट होने के बाद क्या होता है, ये आपका ऊपर चला जाता है। इनकमिंग जब सोलर रेडिएशन हीट इसे कर लेती है, और उसके बाद में रेनफॉल की। और सेम डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में, डस्ट पार्टिकल्स आपकी कहाँ पे, लोअर लेयर्स, जो अर्थ की लेयर लेयर्स है वहां पे मिलते हैं। किस फॉर्म में हो सकते हैं, सैंड की फॉर्म में हो सकते हैं, ऐश की फॉर्म में हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स की। और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वाटर वेपर, CO2, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब क्या करती हैं, ये सब आपकी CO2 को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी भी, ये सोलर एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर बता दिया, हेट्रोस्फेयर, हेमोस्फेयर, सब कुछ बता दिया। अब पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से क्या क्या चीजें हैं। अब वही बोल रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे नीचे है, मैंने बताया था। क्या है, लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास है और 8 किलोमीटर पोल के पास है। समझा दिया क्यों है, क्योंकि आपका जो कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट मतलब जो अर्थ का हीट है इक्वेटर के पास ज्यादा है कंपेयर टू पोल है। यही रीजन है कि जो थिकनेस है ना, जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर है, किसके पास, इक्वेटर के पास है, और पोल के पास यही रीजन है कम है। ठीक है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे आपको। और जितने भी वेदर चेंजेस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल हो गया आपका, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, सब कुछ कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं।
अब भी बफरिंग हो रही है गाइस? बताइए, अब भी बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है अब भी गाइस? आई थिंक क्लियर ना? ठीक है, सारे हमारे एटमॉस्फेयर चेंजेस इसमें होते हैं। इट नेवर रिमेन्स स्टैटिक इन दिस लेयर, और इसमें हम चेंजेस भी होते रहते हैं। इसमें फिर मैंने बताया था कि इसे कहते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट का मतलब होता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे हाइट पे जाओगे। इसका लैप्स रेट कितना है? 165 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर आपका चेंज होगा। उसके बाद आता है जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, उसे कहते हैं ट्रोपो। क्या कहते हैं गाइस? ट्रोपोपोज। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ट्रोपोपोज तक हमने एक एक चीज क्लियर कर दी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, बैटरी डिस्चार्ज। ये हमारा क्या हो गया गाइस? ठीक है, ये हमारा ट्रोपोस्पोज आ गया। ये देखिए, उसके बाद 12 से 18 किलोमीटर अलग होगा। स्ट्रेटोस्फेयर का 50 किलोमीटर होगा, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 70, एक्सोस्फेयर अप टू 6000 10,000 ऊपर तक गिरता। स्ट्रेटोस्फेयर हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर इसका रिमेन्स होता है लोअर पार्ट में, जहां पे ट्रोपोस्फेयर से हल्का सा ऊपर वाले पार्ट में टेम्परेचर इसका सेम होता है। पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो स्लोली स्लोली इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर हाइट पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर होती है। बताया था कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है गाइस? वो यूवी रेज को अपने अंदर चीजों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, जिसके उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे जो आपका ट्रोपोस्पोज है, इससे हल्का सा ऊपर क्या है? ये लेयर आपकी आइडियल है फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। जो आपके एयरक्राफ्ट वो होते हैं उसके लिए ये लेयर आइडियल है। ठीक है गाइस, चीजें अच्छे से पसंद आ रही हो तो यार लाइक एंड शेयर करते रहिए। इतने अच्छे से चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। फिर मैंने बताया था ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर, हमारा O2 का पार्टिकल था, उसमें हीट और एनर्जी से हमारी जो लाइट आई हाई फ्रिक्वेंसी, उसने O और O में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इसका जो सिंगल O है वो O2 से रिएक्ट करके इसने O3 की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, उस O3 ने क्या किया? हमारा लेयर बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ पे? जो आपका ये मिलती है 20 से 30 किलोमीटर, जो ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी? 20 से 30 किलोमीटर। और ओजोन लेयर की थिकनेस अब कम होती जा रही है, इसमें होल होता जा रहा है, क्योंकि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और जो इसकी थिकनेस है ना, ये याद रखने है ना, जो इसकी रिलेटिव थिकनेस है वो किस चीज में मीजर होती है? वो मीजर होती है डॉप्सन यूनिट में। किसमें मीजर होती है गाइस? डॉप्सन यूनिट में। और जो यही रीजन है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो उसकी ओजोन लेयर है, वो सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करती है गाइस? आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, और वो भी स्ट्रेटोस्फेयर वाली में। देखिए, फिर एक पॉइंट नोटिस करना, मैंने बोला आपसे कि 20 से लेके 30 किलोमीटर तक हमारी ओजोन लेयर है। और फिर मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो आपकी ओजोन क्या यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है सबसे ज्यादा। दैट मीन्स कहीं और भी होती है, हाँ, जहां पे ओजोन कहीं और पे भी प्रेजेंट है, पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वहां मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक पूरी कंप्लीट लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इस वजह से वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड लेयर के बारे में। थर्ड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आती है मीजोस्फेयर, जो 80 किलोमीटर तक की हाइट तक है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था टेम्परेचर डिक्रीज होगा आपका जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे। और जो मीटियोर्स है ना, वो जो बर्न होते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसके उससे जो मीटियोर बर्न होते हैं वो आपकी इसी लेयर में होते हैं, मीजोस्फेयर में। और मीजोस्फेयर के जो ऊपर की लेयर है उसे कहते हैं मीजोपॉज। उसे क्या कहते हैं? मीजोपॉज। समझ में आ रहा है गाइस? उसे क्या कहते हैं? मीजोपॉज कहते हैं।
उसके बाद बात करते हैं उससे ऊपर की लेयर। हमने कैसे पढ़ा, हमने देखिए चीजें समझने की कोशिश करना, हमने कैसे कैसे पढ़ा। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे पढ़ी हमने ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर पढ़ी हमने स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर पढ़ी हमने क्या गाइस, उसके ऊपर पढ़ी मीजोस्फेयर, और इसके ऊपर आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहां से सर, ये 18 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर तक, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक। मतलब ये 80 से 400 किलोमीटर अबव द किसके, मीजोपॉज, जो यहाँ पे लेयर बनी है मीजोपॉज, किसके बीच में, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में, उसे कहते हैं मीजोपॉज। याद करने का तरीका बता देता हूं, कौन सी लेयर किस नाम से याद करोगे। देखिए जो आपकी सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसके नेम से हमेशा उसके ऊपर वाली लेयर बनेगी। अगर थर्मोस्फेयर है तो उसके आगे स्फेयर की जगह पॉज लगा लेना, अगर वो ट्रोपोस्फेयर है तो स्फेयर की जगह ट्रोपोपोज लगा लेना, स्ट्रेटोस्फेयर है तो उससे ऊपर जो बनेगी वो स्ट्रेटोपोज बनेगी। ठीक है, ये क्या कंटेन करती है, चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है आयंस की फॉर्म में, जिसके उससे जो रेडियो वेव्स है ना वो अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और यही रीजन है कि जो चार्ज पार्टिकल के साथ सनलाइट की हीट के साथ यहाँ का टेम्परेचर भी हाइट के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, और रेडियो कम्युनिकेशन जितने भी सैटेलाइट है वो इसी लेयर में प्लेस्ड होते हैं, सारे सैटेलाइट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, और यहाँ पे गैसेस बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आपकी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी हाइट पे जाओगे कम होगी, इसलिए थिनेस्ट लेयर हो जाती है। और यहाँ पे डेंसिटी एयर की बहुत ही लेस होती है, बहुत ही लेस होती है। मैंने पीछे पढ़ा के आया हूं आपको, सबसे पीछे नाइट्रोजन की लेयर, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन की लेयर, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, हीलियम पढ़ाया था, और सबसे ऊपर पढ़ाया था हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये टॉप में होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है। पीछे पढ़ा रखा है जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही हैवी होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतनी ही ऊपर होगी। हाइड्रोजन जैसे गैस सबसे कम डेंसिटी होती है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, एक भी फटाफट बता दीजिए, 2 मिनट दूंगा किसी भी स्टूडेंट को, जो भी डाउट हो 2 मिनट। ठीक है, पूछने का किसी भी पॉइंट पे 2 मिनट देता हूं मैं, बताइए फटाफट। गाइस लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स देखिए थर्मोस्फेयर में क्यों होती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वो मीजोस्फेयर में ही क्यों बर्न हो रही है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में क्यों नहीं हो रही। मैंने बताया था जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे ना, ऊपर की तरफ, तो वहां पे एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो कम होती चली जाएंगी ग्रेविटेशनल, बट जो थर्मोस्फेयर है वहां पे सफिशियंट अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे गैसेस अच्छे अमाउंट में होती हैं। और जब वो उधर की उस वाले वो एटमॉस्फेयर थिन नहीं होता, थोड़ा थिक होता है कंपेयर टू थर्मोस्फेयर, और ऊपर का जो आपका कौन सा एक्सोस्फेयर है उसमें थिन होता है। तो जब आप किसी भी जहां पे एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा वहां से पास होंगी तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। आप कहीं भी जाओगे किसी भी चीज से जहां पे पास पास चीजें होंगी तब ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स उस वाली लेयर में जाके ज्यादा लगेगा। यही रीजन है कि मीटियोर्स वहां आके बर्न होते हैं। समझ में आ गया काजल? राहुल मिश्रा जी स्ट्रेटोस्फेयर, सर थर्मोस्फेयर, नो डाउट। ठीक है, बताइए। ठीक है, मैंने समझ लिया, पहले बताइए। ठीक है, मैं समझाता हूं काजल, आपका डाउट है अब भी ये क्लियर है? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो 1 मिनट और है आपके पास, ठीक है, फटाफट। सबसे पहले चलो मैं दोबारा बता देता हूं आपकी लेयर्स के बारे में, यहां से समझाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए क्या हो रहा है, आपका जो ट्रोपोस्फेयर है यहां से यहां तक 18 किलोमीटर की हाइट है, पोल पे 8 किलोमीटर की है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर की है। रीजन पता है क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि आपकी कन्वेक्शन करंट इक्वेटर पे ज्यादा हीट है
तो हीट होने से क्या होगी, वो कन्वेक्शन होगी, वो राइज होगी एयर। जब एयर राइज होगी तो आपकी हाइट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जितनी भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, रेनफॉल हो गया आपका, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया आपका, उसके बाद थंडर स्टॉर्म हो गए, हेल स्टॉर्म, जो ओले पड़ते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सारे फैक्टर इसी में होते हैं। ठीक है, सारे फैक्टर इसी में होते हैं। उसके बाद इनके बीच में होता है ट्रोपोपोज, ये कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो ये वाली लेयर है आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, विंड की स्पीड नॉर्मल होती है और कांस्टेंट होती है। यहाँ पे इसी रीजन से आपके एयरप्लेन यहीं उड़ते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं उड़ा सकते ट्रोपोस्फेयर में? सर कहीं पे विंड का मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे रेनफॉल ज्यादा आ रही है, तो क्या होगा, प्लेन को उड़ने के लिए बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल नॉर्मल और काम एरिया चाहिए, तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। उसके बाद यहाँ के ऊपर की तरफ, कहां से, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर क्या करती है, आपकी जो यूवी रेज आती है उसे एब्जॉर्ब करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है ड्यू टू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, स्ट्रेटोपोज, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर और विंड की स्पीड बिल्कुल काम है। याद रखना, ट्रोपोस्फेयर में हाइट में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, मतलब ठंड बढ़ेगी, और पर स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर सन की जो यूवी रेज है उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी उससे हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ रही है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहाँ पे काम है। उसके बाद मीजोस्फेयर में कोई फैक्टर नहीं हो रहा तो टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर दोबारा मीजोपॉज आया, यहाँ पे नॉर्मल है। उसके बाद थर्मोस्फेयर में दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होगा गाइस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आयंस मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन, वो सन के हीट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यही रीजन है, जैसे जैसे आप लेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को पूरे उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मुझे एक बात बता दीजिए, कितना फर्क है जो एनसीईआरटी से खुद पढ़ा था और अब में, डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल आपका सोलर रेडिएशन, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सोलर रेडिएशन हीट कैसे ट्रांसफर होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 9:30 पे। ठीक है, और गाइस आपके लिए फिर मैं बोलूंगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप जितना जल्दी पॉसिबल हो ले लीजिए। 25 मई से बैचेस स्टार्ट हुए हैं, और मे भी पॉसिबल है लॉकडाउन अभी नहीं खुलने वाला, केसेस रेगुलर बेसिस पे 8 से 10,000 बढ़ रहे हैं। आप चीजें नहीं कर पाओगे, जो चीजें आपको ऑनलाइन में अनअकैडमी प्रोवाइड करवा पाएगा कहीं भी नहीं हो पाएंगी। और आप 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड AM10, कैपिटल AM10। ठीक है गाइस, और आपकी फीस 36,000 हो जाएगी। सब कुछ मिलेगा यार इसमें, बेस्ट है। आपको डिपेंड करना है कितने सीरियस हो। अब भी टाइम यूज नहीं करोगे ना तो कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं, इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में अपने आप को हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आज हार्ड वर्क कर लिया तो ट्रस्ट मी, आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला है। ठीक है गाइस, ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, ठीक है, कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। मेरा नंबर 9717772789 है। कभी भी कोई इश्यू हो तो मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।